गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बीपीएससी 3 फेज 3O का जो डेट आया है, लगभग 19 से एग्ज़ाम होने वाली है। पीआरटी की बात करें, 6 to 8 की बात करें यानी मिडिल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी की बात करें और हायर सेकेंडरी की बात करें, तो पीआरटी की बात करें और 6 to 8 की बात करें तो आज का जो सेट है 6 to 8 में भी कारगर है, 1 to 5 के लिए भी कारगर है और 9 10 के लिए भी कारगर है। जिन साथियों को देखना है बिला झिझक देखें। आपकी डिमांड पे मैंने प्रश्न को हिंदी मीडियम में ही लाने का प्रयास किया है और जो पूरी प्रश्न आपका जो है हिंदी में ही है, क्योंकि बहुत सारे साथी का कमेंट आता रहता था कि सर आप हिंदी में लाइए। तो मैंने पूर्ण यानी क्या कहते हैं पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि आपकी डिमांड को पूरी की जाए और हिंदी में ही क्वेश्चंस को लाया जाए। तो आज का जो सेशन है और आज जो सेट प्रैक्टिस है बीपीएससी 3O का विज्ञान का सेशन आपका हिंदी मीडियम में है। तो आइए हम लोग सेट को प्रैक्टिस करें। सेट को प्रैक्टिस करने से पहले आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ताकि वह बातें, वह शब्द जो आपके जीवन में एक एनर्जी उत्पन्न करे, और एनर्जी का होना ही आपकी कामयाबी का पहला की है, कुंजी है। की टू सक्सेस आपका एनर्जेटिक होना। अगर आप थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो आप मोर एनर्जेटिक रहेंगे। इसलिए आपके लिए और सिर्फ आपके लिए कौन से शब्द, ये शब्द जो आपके जीवन में एक उत्साह, एक मोटिवेशन, एक एनर्जी भरने का काम करेगा। बगैर एनर्जी भरे, बगैर उत्साह किए हम कोई चीज़ हासिल कर नहीं सकते हैं। आइए हम लोग बातों यानी उन शब्द को लेकर के आते हैं जिस शब्द से हमारे और आपके जीवन में एक उछाल, एक ऊर्जा और एक ऊर्जावान बन सके। क्या है शब्द? किस्मत से तू भी टकरा के तो देख। किस्मत से तू भी टकरा करके देख, अपने हुनर पे तू इतरा के तो देख। तुझ में जुनून है, बदल दे ख्वाब हकीकत से, सबसे पहले अपने इरादे को बदल दे। यानी कहने का मतलब है, आप में जो आलसपन है, आप में जो आलस आ चुका है, उस चीज़ को त्यागना है। उस चीज़ को त्याग करके बस इस बात से फोकस्ड होना है, इन बातों पे गौर करना है। तू भी किस्मत से टकरा के तो देख, अपनी हुनर पे इतरा के तो देख। तू भी किस्मत से टकरा के तो देख, अपनी हुनर पे इतरा के तो देख। तुझ में जुनून है, बदल दे ख्वाब हकीकत से, सबसे पहले अपने इरादे को तो बदल के देख। आइए हम लोग सेशंस पे आते हैं। क्या है आज का सेशन? आपका क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? कंप्लीट हिंदी मीडियम, जो आपके लिए हिंदी की ज़रूरत, हिंदी की डिमांड थी। क्वेश्चंस क्या है? शायद क्वेश्चंस देखने में दिक्कत आ रही है क्या? देखो थोड़ा इसको कुछ करता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत ना आए। चलिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन? ठीक। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कहने का मतलब जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे मान लिया जाए जिंक सल्फाइड की बात करें या जिंक ऑक्साइड की बात करें, तो जिंक ऑक्साइड में हमको जिंक धातु चाहिए, इसमें ऑक्सीजन जो मिल गया ये अशुद्धियाँ की काम करेगा। तो वैसा चीज़ मुझे चाहिए जो इस ऑक्सीजन को क्या करे, अपने में मिला ले, मतलब अपचयन करा ले, रिडक्शन करा दे, रिड्यूस करा दे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन को, और ये बना लेता है, जिंक को मुक्त कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, और ये जिंक हमारा शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ। तो इसको अलग करने के लिए जो मैंने मेथड अप्लाई किया, ये रिडक्शन मेथड कहलाता है, अपचयन विधि कहलाता है, और इसमें हमने कार्बन मतलब कोक का प्रयोग किया। तो आप को जो आंसर यानी जो शुद्ध रूप से जो आंसर होगा, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। किस विधि में? तो अपचयन की विधि या रिडक्शन मेथड, ये भी आप याद रखिएगा। कार्बन ये कैसा यूज किया क्या, यानी रिडक्शन कहते किसको है? किसी कंपाउंड्स में या किसी पदार्थ में कार्बन का उपस्थित, किसी कंपाउंड से
ऑक्सीजन का अलग कर देना यही कहलाता है रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का अलग होना किसी कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो अपचयन की बात होती है, ऑक्सीडेशन उपचयन होती है। तो जो आपको आसानी से समझ में आ जाए उसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आते हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन कलर यानी रंगीन प्रकाश कौन है? तो याद रखिए प्रिज्म से सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाली जो हमारा रंग है वो रंग हमारा बैगनी है। कौन सा रंग है? बैगनी है, ये याद रखिएगा। क्यों है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य वो कम होती है और कम होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है। दैट मीन्स इसके पास ऊर्जा अधिक होता है, ठीक है। याद रखिएगा एक ऑर्डर विबग्योर, याद रखिए VIBGYOR, ये हमारा ऑर्डर है। सबसे कम विचलन या सबसे कम अपवर्तित होने वाली आपका जो कलर है वो हमारा लाल है, और सबसे ज़्यादा विचलित होने वाली अपवर्तित होने वाली वो हमारा रंग बैगनी है। तो इसको माइंड में आप रखिएगा। बैगनी अगर ऑप्शन में नहीं है तो जामुन इंडिगो आ जाएगा, इंडिगो नहीं है तो ब्लू नीला हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप रखेंगे माइंड में तो आंसर बन जाएगा आपका। तो आंसर हमारा क्या है? बैगनी। पीला के बारे में बात करिएगा तो सब अगर भीड़ में अगर आपसे पूछा जाए कि भीड़ में देखने के लिए सबसे अट्रैक्टिव सबसे प्रभावित रंग कौन सा लगता है, तो भीड़ में अगर आपको देखना हो या भीड़ में किसी को पसंद करना हो तो उसमें पीला रंग जो है सबसे आपको क्या कहते हैं अट्रैक्टिव आपको लगेगा पीला रंग, यानी भीड़ में आपको जो रंग पसंद आएगा वो पीला रंग ही पसंद आएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि स्कूल के जो भी वैन होते हैं वो आपका पीला होता है, क्योंकि आपको भीड़ में ही दिख जाए कि उसमें देश का भविष्य बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, ताकि आपकी अगर गाड़ी की रफ्तार तेज है तो आप धीमी कर ले, क्योंकि गाड़ी में आगे में मुझसे जो आगे गाड़ी है उस गाड़ी में देश का भविष्य बैठा है, मतलब नौनिहाल बच्चे बैठे हैं, स्कूल के बच्चे बैठे हैं। इसलिए आप जितने भी स्कूल के वैन देखते होंगे, गाड़ी देखते होंगे, सबका रंग पीला होता है। खास तो खास आप देखते होंगे शादी समारोह में आप जाते होंगे तो देखते हो दुल्हा या दुल्हन को पहली जो इसको आप मांझा कहते हैं उसमें जो रंग चढ़ाई जाती है वो आपका कोई और रंग नहीं पीला ही रंग होता है, क्योंकि पूरे भीड़ में देखा जाए अब तो एक चलन सा आ गया है कि जो जिनकी शादी हो रही वो भी उनके साथ साथ सब पीले ड्रेस में रहेंगे। तो इसमें आप पहचानने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर शादी किसकी हो रही है। तो यही आपका जो भीड़ में देखने वाले रंग जो आपको लुभान्वित करेगा वो आपका पीला रंग है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है तो प्रतिरोध को हम लोग आर कहते हैं, और आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए, मतलब रो हमारा क्या कहते हैं उसको प्रतिरोधकता होता है, और एल जो है हमारा लंबाई है, और ए जो है आपका वर्कपीस क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यानी हमारा जो समानुपाती हो गया, आर समानुपाती होता है लंबाई का, आर व्यतिक्रमानुपाती होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो आपसे पूछा समानुपाती तो समानुपाती हो जाएगा उसकी लंबाई का, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी में हमारा अगर बात किया जाए चूंकि रेसिस्टिविटी यानी कंडक्टिंग जिसके जो सॉलिड मटेरियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा चालक होगा। तो यहाँ पे धनत्व की बात किया जा सकता है, यानी हमारा प्रतिरोध जो होता है तो जो हमारा चालक अच्छा होगा, जो हमारा चालक अच्छा होगा, ठीक है, तो उसमें हमारा प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो आप याद रखिएगा धनत्व की बात करिएगा, डेंसिटी की बात करिएगा तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा व्यतिक्रमानुपाती होगा, क्योंकि प्रतिरोध कहते ही उसको है जो आप विद्युत धारा को रोके और जिसमें विद्युत धारा बेझिझक धारा प्रवाह प्रभावित हो रही है उसमें प्रतिरोध कम से कम लग रहा है। तो जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा, आपस में मोलेकुल कंपैक्ट होंगे, उसमें चालक की गति तेज होगी। क्या होगी? चालक की गति, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कंपाउंड में सटे होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। तो यानी हमारा प्रतिरोध जो होता है व्यतिक्रमानुपाती होता है किसका? डेंसिटी का। जनरली आपसे क्वेश्चन डेंसिटी से संबंधित पूछेगा नहीं, लेकिन आ गया है तो आंसर इसका क्या हो सकता है? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली आंसर धनत्व लेगा नहीं, आपका लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही प्रतिरोध का संबंध बताएगा, ठीक है। चलिए
माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो माचिस के तिल्ली पे जो रगड़ी जाती है वो लाल फास्फोरस होता है। जी हाँ साथियों, लाल फास्फोरस कोई नई चीज नहीं है। लाल फास्फोरस एक क्या कहते हैं, आइसोटोप है फास्फोरस का। किसका? आइसोटोप से किसका? फास्फोरस का। 3 आइसोटोप्स होता है फास्फोरस का, एक होता है रेड, एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक। 3 तरह के होता है। तो जो आपका माचिस का तिल्ली होता है उसमें रेड फास्फोरस यूज किए जाते हैं, ठीक है। और आपका जो है क्रैकर वगैरह बनाया जाता है उसमें व्हाइट फास्फोरस है। ब्लैक फास्फोरस ये रेयर केस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका फास्फोरस जाएगा 4 का बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी कौन सा पदार्थ है जो अल्कोहलिक रूप में यूज किए जाते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पीने के रूप में? तो इसको हम कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। याद रखिएगा साथियों, मेथनॉल को हम लोग पी नहीं सकते। अगर किसी से दुश्मनी है, अगर कोई व्यक्ति इसको दे रहा है, तो जिस व्यक्ति को देगा वो अगर इसको मेथनॉल को पी लेगा तो मेथनॉल के पीते ही उसकी आंख की रोशनी चली जाएगी और अंधा हो सकेगा और अंधा हो करके मरेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से भी बचना है। मेथनॉल को हम लोग जनरली वुड स्प्रिट कहते हैं। वुड स्प्रिट यानी लकड़ी के जो पॉलिश वगैरह होती है उसमें हमारा क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये मेथनॉल वुड स्प्रिट किया जाता है। और आपके पीने के युग में जो है इस्तेमाल जो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल के फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है C2H5OH। मेथनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन की डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। किसी ईंधन की डैश के संदर्भ में किसे व्यक्त की जाती है? तो यानी कि कोई ईंधन कितना अच्छा होगा वो निर्भर करता है उसकी कैलोरी पे। यानी कम जले ज़्यादा ऊर्जा दे, उसी को कहते हैं हम लोग कैलोरिक वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है कैलोरी के मान पे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका आता है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि टीन की तुलना में जो होता है जस्ता अति क्रियाशील होता है। उसमें खाने के पदार्थ आप डालेंगे तो उस खाने के पदार्थ से वो क्रिया कर लेगा और क्रिया करके वो उसकी टेस्ट को बदल देगा। इसलिए जस्ता की जगह टीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। C नंबर इधर करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई प्रधारित नहीं है? पारंपरिक कहने का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल, जो सदियों से होता हुआ आ रहा है, मतलब हमारे पूर्वजों ने जिस मेथड का प्रयोग किया है उसी मेथड का हम भी प्रयोग कर रहे हैं, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक कहते हैं। और इसका जो आंसर होगा जो नहीं है, तो हमारा ड्रिप प्रणाली नहीं है, ये हमारा आधुनिक है, मॉडर्न है, ठीक है। ड्रिप प्रणाली का मतलब होता है कि पेड़ों के जड़ तक ठोप ठोप धीरे धीरे पानी को पहुंचाना, मतलब धीमे 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 पानी पेड़ के जड़ों तक पहुंचाना, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिप प्रणाली। और ये है मॉडर्न, आधुनिक विधि है। ये ट्रेडिशनल नहीं, ये अभी के रूप में, अभी के न्यू जनरेशन में इस चीज़ का डेवलप किया गया है। पुराने जनरेशन में नहीं, पुराने में नलकूप द्वारा था, चैनल प्रणाली द्वारा था, खदक प्रणाली यानी जिस तरह से था। ड्रिप प्रणाली ये मॉडर्न प्रणाली है, इसी को हम लोग पारंपरिक सिंचाई नहीं कहेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में जो लिंग होती है, यानी गुर्दा कहे, हार्ट कहे, लंग्स कहे, फेफड़ा कहे, जो कहे, सब में एक ही जोड़ी होती है। बाई जोड़ी उसका अपना होता है और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक जोड़ा, ठीक है। चलिए, मानव कान का श्रवण प्रास है, कान का श्रवण प्रास कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यानी आपका जो है सुनने के मिनिमम और मैक्सिमम कितना है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो कभी कभी 20,000 ना लिख करके 20 के लिख देता है, तो ये भी ऑर्डर माइंड में रखिएगा आप। 20 के का मतलब होता है 1000 ही, क्या होता है आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं, आप तो बहुत तेज तरार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सजाए हुए हम लोग वेवलेंथ के अनुसार सजाए हुए हैं, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं हम, तो हमारा जो है ऊर्जा को हम लोग इस रिप्रेजेंट करते, ऊर्जा घटता है, ऊर्जा घटता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें घटता है और वेवलेंथ बढ़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा V का, उसके बाद किसका? I का, यानी ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, ये E6 हो गया, ये E7 हो गया। अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है
लैम्डा 1 किसका, रेड का, लाल का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है तरंग, तो उसके बाद किसका, बोलिए सॉरी, उसके बाद आपका ऑरेंज का। इस तरह से आप आंसर करें, यानी सबसे कम किसका, भी का, सबसे कम भी का। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एनर्जी जिसकी लेवल यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ अलग होती है, तो ये माइंड में आप रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और जी हाँ साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो सेट कराई जा रही है ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बात करें या नए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने की संभावनाएं हैं, उन सारी को देखते हुए, मतलब क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाएंगे, ये सेट ये आपको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कारगर, बहुत रामबाण सेट होता है। ये सेट अगर करके जाएंगे एग्जाम से पहले तक, और जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर साइंस की बात करें 6 to 8 में 25 क्वेश्चन के करीब, सॉरी 40 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से 27-28 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका सेट कराएगा, बाकी के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से अगर सुने रहेंगे तो बन जाएगी। ठीक है, 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन तो सुनिश्चित ही है। 9th-10th की बात कर ले तो 9th-10th में तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन सुनिश्चित आएगा, और 1 to 5 में 17 क्वेश्चन पूछे, 18 क्वेश्चन पूछे, A to Z क्वेश्चन आपको इस सेट से मिलने को देखने को मिलेगा। नहीं तो ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई है उसमें टकराया है या नहीं टकराया है, इसलिए आप बिल्कुल इसे देखें, है ना, ऑनेस्टली के साथ देखें, ईमानदारी के साथ देखें। ठीक है ना, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल लेड में जो प्रयोग किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर रखिएगा आप 12 का आंसर। यानी ग्रेफाइट का सिंबल क्या होता है, सी होता है, और इसका ऐसे फॉर्मूला होता है C3। क्या होता है, C3। ग्रेफाइट भी अप्रूफ है, आइसोटोप है किसका, बोलिए, कार्बन का। बिल्कुल आपने सही आंसर किया, तो आंसर हाँ ठीक। इसी तरह अगर यही भी बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन हमारा जो है एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम लोग। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। यानी एक हमारा दर्पण है, इस पे हमारा बना रहे 30 डिग्री, दर्पण के साथ कोण पर आपतित होती है। ये इंसिडेंट आने वाले को हम लोग आपतित कहते हैं। तो जहां टच किया वहां पे हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा, उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। अभिलंब या नॉर्मल, अभिलंब हमारा हिंदी हो गया, नॉर्मल इंग्लिश हो गया। ठीक, जहां दर्पण से कह रहा है कि दर्पण से, तो हमारा ये दर्पण है, ये 30 डिग्री बना रही है, तो अभिलंब के साथ आपतित बनावेगा 60 डिग्री, और प्रकाश का यानी अपवर्तन जो है हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का जो बिंदु होगा एक ही केंद्र बिंदु होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो आपतित किरण यानी आने वाला अभिलंब के साथ जितना कोण बनावेगा, उतना ही जाने वाला भी अभिलंब के साथ कोण बनाएगा। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी बराबर होंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, इसको कहते हैं हम लोग कर्माकुंचन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यानी धीरे 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 धीमे धीमे क्या करती है, ये गतिमान होती है, मूव करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन कहते हैं। सी नंबर द करेक्ट आंसर। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तब मस्तिष्क के कौन से भाग, यानी मस्तिष्क का हमारे मानव के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता अग्र मस्तिष्क, एक होता पश्च मस्तिष्क, और एक होता मध्य मस्तिष्क। मतलब आगे वाला, पीछे वाले को हम लोग कहते हैं पश्च, और बीच वाले को कहते हैं मध्य। तो आगे वाला के काम होता है स्पीकिंग कंट्रोल करना, ठीक है। बीच वाला का है कोऑर्डिनेटिंग करके रखता है। पीछे वाला का काम होता है जो हमारा इमोशंस है, या जो हमारा इनवॉलंटरी, मतलब जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसको कंट्रोल करना। और पश्च मस्तिष्क का भाग होता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो यही हमारा जो है रक्तचाप को, यानी इनवॉलंटरी बीपी, हमारा इनवॉलंटरी हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसी को यानी इसका कंट्रोल जो करेगा मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा, या क्या कहते हैं आप, पश्च मस्तिष्क की भाग करेगा। तो पश्च मस्तिष्क का पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम दोनों है, तो बीपी को कंट्रोल करने वाला हमारा पश्च मस्तिष्क है। और पश्च मस्तिष्क का भाग है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। निम्नलिखित में से कौन सा कम घर्षण उत्पन्न करता है। याद रखिए, इनमें से कौन घर्षण कम करता है, तो जो रोल करेगा,
यानी बेलनाकार जो होगा, जो रोल करके चलेगा, उसमें फ्रिक्शन कम से कम होगी, तो रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आता है, सूर्य एक है, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। कैसा तारा है? तो ये सफेद तारा है, ठीक है, सफेद तारा है, लेकिन आपको जो दिखेगा पृथ्वी पर से, तो आपको सूर्य दिखेगा पीला दिखेगा। क्या दिखेगा? पीला तारा। यानी नेचुरल में जो पाया जाता है सूर्य एक सफेद तारा के रूप में, लेकिन पृथ्वी की तुलना की बात करें तो पृथ्वी से आपको पीला दिखेगा। पीला किसके कारण दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखता है पीला। तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कि सूर्य एक है, सफेद तारा भी है, पृथ्वी से देखने पे आपको पीला दिखेगा। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? क्योंकि हम लोग जनरली सूर्य को कहां से देखते हैं? बोलिए। सूर्य नेचर में, यानी आप साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सूर्य एक सफेद तारा है, ठीक। पृथ्वी से सूर्य को आप देख रहे हैं तो आपको पीला दिखेगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो मोर आंसर इसका होना चाहिए पीला तारा। क्या होना चाहिए? पीला तारा, ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं और पृथ्वी से देख करके हम बता रहे हैं आंसर। ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? बताइए। यानी 1 डिग्री पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो 1 डिग्री पे घटाई तो 180, उसमें से 1 हटा लीजिए तो 179 होगा। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। चलिए ये याद रखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 179। कोसी कौन सी मैदान की समुद्र, यानी कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है? तो समुद्र मैदान किसी भी का भी मैदान की समुद्र तल ऊंचाई जो होती है 300 मीटर होती है। कितनी होती है? 300 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आपका क्वेश्चन साइंस के साथ साथ, यानी क्वेश्चन का जो डिमांड है जीके और जीएस, तो आप सेट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चंस का ज्ञान क्या कहते हैं, बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, जो जोन रहा है पूछने का, उन सारे चीज़ों पे कवर होगी, ठीक है। आइए, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र जो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मतलब आप कह सकते हैं इसको होमोसेपियंस तो मिला 2.8 मिलियन वर्ष पहले, लेकिन इसके कुछ जो है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है जहाँ पे 2013 में मिला था वो अंश, जी के इथोपिया कहते हैं, जिसको इथोपिया की घाटी का अंश जो है मानव होमोसेपियंस की हड्डी, यानी हड्डी की कुछ अंश जो है 2013 में मानव की उत्पत्ति यानी 2.8 मिलियन पहले ही है, लेकिन इथोपिया में की घाटी है एक जो अफ्रीका में पाई जाती है, वहाँ पे जो मानव का अंश कुछ मिला हड्डी वो 2013 में मिला, तो इसकी उत्पत्ति माना जा सकता है अफ्रीका से। तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एक्लुरेशन कहलाता है, एक्चुलेशन कहलाता है, यानी आप रख सकते हैं एक्लुरेशन, इसको कहते हैं एकल क्यूरेशन, ठीक है। 2 समुदाय के बीच जो सांस्कृतिक संपर्क होता है एक्लुरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक जो है आपका बेगूसराय जिला में उपस्थित है, जो कि आप याद रखिएगा कब 1964 की बात करें, जो राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1965 में। एकमात्र यही तेल शोधक है जो है आपका बिहार में, जो बरौनी में है, ये सॉरी हाँ बरौनी जो बेगूसराय जिला में उपस्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता हम लोग, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? ये 1664 में, ठीक है, सॉरी कब हुआ? 1940 में, 1664 कहला रहा 1940 में, ठीक है। जिसका आप सुने होंगे, जो मतलब कि ईसाई धर्म है उसमें अगर कोई सिस्टर, अगर मान लो कोई गर्ल्स अगर शादी नहीं करती है तो उनको सिस्टर कहा जाता है, और कोई मेल अगर कोई बॉयज अगर शादी नहीं करता तो उसको फादर कहा जाता है। तो उसमें सिस्टर के रूप में जो है जोसेफ करके नाम है, उन्होंने ही पहली बार महिला, यानी महिला क्या कहते हैं, पटना महिला कॉलेज की जो फाउंडेशन डाला गया तो उन्हीं की यानी सिस्टर की तरफ से डाला गया था, ठीक है, 1940 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन को किस रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना याद रखिए
की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई। और किस आंदोलन के दौरान? तो ये याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के दरमियान जो हुआ था, उसी बीच में 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। ये असहयोग आंदोलन है। ये भी याद रखिएगा, 1857 के बाद पहला व्यापक विद्रोह, यानी जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, वो आपका असहयोग आंदोलन ही था, जो चला 1920 से 22 तक। ठीक है, तो ये आपका जीके का कुछ क्वेश्चंस भी रहा, जो अपने जानकारी के मुताबिक मैं आप तक स्पष्टीकरण और समझाने का प्रयास किया। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि सीखना और सिखाना जिंदगी का क्या कहते हैं, समन्वय है। सीखी भी जाती है और सिखाई भी जाती है। तो जो मुझको आया मैं आप तक डिलीवर किया, जो आपको आ रहा है वो आप मुझ तक डिलीवर करें। सीखने और सिखाने के काम सदा चलता रहेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक सीखने और सिखाने की काम क्रियाएं चलती रहेगी। मतलब कोई पूर्ण रूप से सीख नहीं सकता और कोई पूर्ण रूप से सिखा नहीं सकता है। इसलिए हर कोई अपने अपने क्षेत्र में इनकम्प्लीटेड है, अधूरे हैं। तो कुछ कदम आप बढ़े, कुछ कदम हम बढ़े, यानी कुछ बातें आप बताएं, कुछ बातें हम बताएं, मिल करके क्या होगी, एक संतुलन बनेगा और संतुलन से एक ज्ञान का अर्जित होगा। और जब ज्ञान की अर्जित होगी तो सफलता मिलना सुनिश्चित है, तय है। जय हिंद साथियों, ज्ञान का यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।